नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने जीएस क्लास में। तो बच्चे ये हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री में भी किसकी? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। पहले मैं बता दूं कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, आधुनिक भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर वो क्या था? उत्तर मुगल काल। यहाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा कि जो मुगल काल है, मुगल काल को दो चरणों में दिखाया जाता है। पहले को कहा जाता है मुगल काल, उसके बाद कहा जाता है उत्तर मुगल काल। हालांकि ये सब मुगल काल ही था, लेकिन उसे दो चरण में बांटा गया, एक मुगल काल और दूसरा उत्तर मुगल काल। तो बच्चे मुगल काल के जो अंतिम बादशाह मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद से उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है, यानी 1707 से। और उत्तर मुगल काल के प्रारंभ से ही हम आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बहादुर शाह प्रथम को पढ़ा, फिर हमने जहांदार शाह को पढ़ा, फर्रुखसियर को पढ़ा। क्लियर है बच्चे? आज हमें जिनके बारे में पढ़ना है, क्या नाम है? मुहम्मद शाह। तो बच्चे सभी लोग याद रखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अच्छे से कवर कीजिए। अब हमारा अगला जो शासक है बच्चे, वो क्या है? मुहम्मद शाह। तो बच्चे सभी लोग याद रखिएगा कि सैयद बंधुओं की चर्चा मैंने पिछली क्लास में की थी और आपको बताया था कि जो सैयद बंधु थे वो शासक निर्माता थे, राजा निर्माता थे। तो उन्होंने ही क्या किया था कि मराठा नेता साहू के सहयोग से फर्रुखसियर की गला दबाकर हत्या कर दी थी। अब उन्हें अगला शासक बनाना था, तो हमें इस बात को याद रखना है बच्चे कि जो सैयद बंधु थे, यहां सभी लोग फोकस करेंगे, सैयद बंधुओं ने जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर, बच्चे आप नाम नहीं भूलेंगे, ऐसे प्रश्न भी पूछ देते हैं। तो जहान शाह के पुत्र रोशन अख्तर को मुहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया। गद्दी पर क्या किया बच्चे? बैठाया। क्लियर है? तो यहां आप लोगों को यह पता चल गया कि जो मुहम्मद शाह था उसका ओरिजिनल नाम क्या था? रोशन अख्तर। तो इसी रोशन अख्तर को, जो बच्चे जहान शाह का पुत्र था, सैयद बंधुओं ने रोशन अख्तर को अब दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। और क्या नाम रखा उसका बच्चे? उसका नाम रखा मुहम्मद शाह। तो अब रोशन अख्तर मुहम्मद शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अच्छा, एक चीज याद रखना है बच्चे कि जो रोशन शाह था जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1719 में, तो जो बच्चे मुहम्मद शाह था वो प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार था। प्रशासन के प्रति क्या था बच्चे? गैर जिम्मेदार था। तो हमें इस बात को याद रखना है कि मुहम्मद शाह प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार था और बच्चे मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति, मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान ज्यादा था। रुझान का मतलब आकर्षण बच्चे, रुझान क्या था? ज्यादा था। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो मुहम्मद शाह था बच्चे, वो प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार था, लेकिन मदिरा और सुंदर युवतियों के प्रति उसका रुझान या आकर्षण क्या था बच्चे? ज्यादा था। इसीलिए इसे ही बच्चे मुहम्मद शाह रंगीला भी कहा गया। याद रखेंगे। फिर इसे क्या कहा गया? मुहम्मद शाह रंगीला कहा गया। यानी कि रोशन अख्तर ही मुहम्मद शाह बना और अपने कार्यों से बच्चे ये मुहम्मद शाह क्या बन गया? रंगीला भी बन गया। यहां आपको पूरी बात समझ में आ गई है बच्चे? तो हमने देखा कि किस तरीके से ये मुहम्मद शाह रंगीला कहलाया। अब बच्चे देखिए इसने आखिर क्या क्या काम किया था, इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि मुहम्मद शाह को गद्दी पर किसने बैठाया था? सैयद बंधुओं ने। अब क्या हुआ कि सैयद बंधुओं की छवि अपने काम के कारण, अपने नीतियों के कारण बहुत ही खराब हो चुकी थी। क्लियर है?
खुद मोहम्मद शाह रंगीला भी सैयद बंधुओं को पसंद नहीं करता था। मोहम्मद शाह रंगीला भी चाहता था कि वो सैयद बंधुओं के चुंगल से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो बच्चे वो सैयद बंधुओं के चुंगल से मुक्त होने में उसकी एक व्यक्ति ने सहायता की थी, जिसका नाम था निजाम उल मुल्क उर्फ चिनकुलिज खां। मैंने आपको बताया था ना कि निजाम उल मुल्क उर्फ चिनकुलिज खां को दक्षिण के 6 सूबों की सूबेदारी मिली थी। तो ये जो निजाम उल मुल्क था बच्चे, इसी ने मोहम्मद शाह रंगीला की मदद की। किसके खिलाफ? सैयद बंधुओं के खिलाफ। क्लियर है? तो यहां आपको याद रखना है बच्चे कि निजाम उल मुल्क ने बादशाह का सहयोग किया। बादशाह का बच्चे सहयोग किया। क्लियर है? तो बादशाह का सहयोग किया, पर किसके खिलाफ किया? तो याद रखेंगे, सैयद बंधुओं के खिलाफ। क्लियर है बच्चे? तो हमें इस बात को याद रखना है कि सैयद बंधुओं के खिलाफ जो निजाम उल मुल्क था, उसने ही बादशाह का क्या किया था बच्चे? सहयोग किया था। और निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में एक तुरानी सैनिक था बच्चे, जिसका नाम था हैदर बेग। इसी हैदर बेग ने सैयद बंधुओं के एक भाई हुसैन अली खां की हत्या की। क्लियर है? इस बात को याद रखिएगा कि हैदर बेग ने ही हुसैन अली खां की क्या की बच्चे? फिर हत्या की। क्लियर है? चलिए मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे आपको बता देता हूं। यहां सभी बच्चे याद रखेंगे, निजामुल के नेतृत्व में, निजामुल मुल्क के नेतृत्व में तुरानी सैनिक। बच्चे तुरानी का मतलब ईरान से होता है। क्लियर है? तुरानी सैनिक हैदर बेग ने, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने, बच्चे भूलेंगे नहीं क्या नाम था? हैदर बेग। तो तुरानी सैनिक हैदर बेग ने हुसैन अली खां की हत्या की। हुसैन अली खां की क्या की बच्चे? हत्या कर दी। क्लियर है? तो देख सकते हैं कि एक सैयद बंधु में जो हुसैन अली खां था बच्चे, उसकी हत्या किसने कर दी? तो हुसैन अली खां की जो हत्या की थी बच्चे, उसका क्या नाम था? हैदर बेग। अब हैदर बेग ने हुसैन अली खां की हत्या कर दी, और बच्चे फिर बादशाह ने क्या किया कि अब्दुल्ला खां को कैद कर दिया। फिर क्योंकि अब्दुल्ला खां अकेले हो गया बच्चे, तो याद रखिएगा कि अब्दुल्ला खां को क्या कर दिया गया? कैद कर लिया गया। अब इस तरीके से देखा गया कि सैयद बंधुओं का आतंक क्या हुआ? खत्म हुआ, और बादशाह को सैयद बंधुओं से क्या मिली? मुक्ति मिली। पर किसके सहयोग से मुक्ति मिली थी? निजामुल मुल्क के सहयोग से। यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसी निजामुल मुल्क के नेतृत्व में तुरानी सैनिक हैदर बेग ने बच्चे हुसैन अली खां की हत्या की, और अब्दुल्ला खां को क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब इससे क्या हुआ कि मोहम्मद शाह ने खुश होकर इस निजाम उल मुल्क को अपना क्या बना लिया बच्चे? प्रधानमंत्री बनाया। आप भूलेंगे नहीं बच्चे, ये जो निजाम मुल्क था बच्चे, इस निजाम उल मुल्क को बादशाह ने क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बनाया। क्लियर है? तो इस खुशी में अब मोहम्मद शाह रंगीला का जो प्रधानमंत्री बना, कौन बना? निजाम उल मुल्क। तो बच्चे भूलिएगा नहीं कि मोहम्मद शाह रंगीला का प्रधानमंत्री कौन था? यही निजाम उल मुल्क था। ओके, अच्छा बच्चे, इस निजाम उल मुल्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानिए। सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो निजाम उल मुल्क था बच्चे, ये औरंगजेब के समय का था। इस बात को नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो निजामुल मुल्क था, ये पहले तो औरंगजेब के समय का था बच्चे, और दूसरा ये अनुशासन प्रिय था। क्या था बच्चे? ये अनुशासन प्रिय था। और तीसरा बच्चे, ये दरबार में कठोर नियम, या आप ये कह सकते हैं बच्चे, ये शासन में कठोर नियम लाना चाहता था। ये शासन में कठोर नियम लाना चाहता था।
ये चीजों को आप याद रखेंगे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निजाम उल मुल्क जो है बच्चे वो हमेशा से एग्जाम में क्या रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है। तो आपको याद रखना है बच्चे निजामुल मुल्क की खूबी, कि जब निजाम उल मुल्क था जो वो दरअसल क्या था बच्चे, औरंगजेब के समय का था। क्लियर है, औरंगजेब के समय का था। दूसरा, ये अनुशासन प्रिय था। तीसरा बच्चे, ये शासन में क्या करना चाहता था, कठोर नियम लाना चाहता था। तो लेकिन बच्चे ये कठोर नियम लाना चाहता था, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि मोहम्मद शाह रंगीला शासन प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार था, सुंदर युवतियों और शराब से उसे फुर्सत ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं चिनकिलिज खां को, यानी ये निजामुल मुल्क, मैंने बताया ना बच्चे कि निजामुल मुल्क का ही दूसरा नाम क्या था, चिनकिलिज खां था। अब ये चिनकिलिज खां बादशाह से निराश हो गया और इसने ठीक बच्चे क्या किया कि 1723 में इसने मुगल बादशाह को, या ये कह सकते हैं कि इसने दिल्ली को छोड़ दिया। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि बादशाह की वजह से, या बादशाह ने ध्यान नहीं दिया बच्चे, तो इसी निजामुल मुल्क ने क्या किया बच्चे कि इसने 1723 को दिल्ली को त्याग दिया। यहां सभी बच्चे याद रखेंगे कि इसने क्या किया कि 1723 में दिल्ली त्याग दिया। क्यों? क्योंकि इसे शासक से कोई मदद नहीं मिली, इसने त्याग दिया। और त्याग करके बच्चे ये कहां गया, दक्षिण की ओर गया। क्लियर है बच्चे, याद रखेंगे, त्याग कर ये किधर चला गया, दक्षिण की ओर गया। तो बच्चे याद रखेंगे कि जब ये दक्षिण की ओर गया तो हैदराबाद गया, स्पष्ट है। तो बच्चे उस समय जो हैदराबाद का तत्कालीन सूबेदार था उसका नाम था मुबारिज खां। इसने क्या किया कि मुबारिज खां को उसके पद से हटा दिया और हैदराबाद और दक्षिण के 6 सूबों का नियंत्रण इसने क्या किया, अपने हाथ में ले लिया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, यहां तक आपने बखूबी सीख लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां सभी बच्चे फोकस कीजिएगा कि और निजाम ने क्या किया था बच्चे। तो जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया कि निजाम जो है बच्चे वो दक्षिण भारत चला गया और इसने क्या किया कि हैदराबाद के सूबेदार मुबारिज खां को पद से हटाया। यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि हैदराबाद के सूबेदार मुबारिज खां, क्या नाम था बच्चे उस समय उसका, मुबारिज खां को पद से हटा दिया। मुबारिज खां को पद से हटा दिया। क्लियर है? तथा हैदराबाद एवं 6 सूबों पर बच्चे, दक्षिण के 6 सूबों पर इसने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। इस बात को याद रखिएगा, अधिकार कर लिया बच्चे। और ठीक 1724 में स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। इसने क्या किया, खुद को 1724 में स्वतंत्र घोषित किया। इसका मतलब हो गया कि निजामुल मुल्क ने हैदराबाद के सूबेदार मुबारिज खां को पहले हटाया और हैदराबाद और 6 सूबों पर अधिकार कर लिया और 1724 में खुद को क्या किया, स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र शासक घोषित किया। और सभी बच्चे याद रखिएगा कि इसी निजामुल मुल्क ने हैदराबाद को क्या बनाया बच्चे, राजधानी बनाया। इसे याद रखिएगा कि निजामुल मुल्क ने ही हैदराबाद को क्या बनाया, राजधानी बनाया। अब सुल्तान मोहम्मद शाह को भी ये सारी बातें पता चली कि जो निजामुल मुल्क है वो दक्षिण भारत चला गया और उसने हैदराबाद में अपनी स्वतंत्र शासक घोषित किया और हैदराबाद को क्या बनाया, राजधानी बनाया। तो याद रखिएगा बच्चे कि फिर बादशाह ने इसे आसफ जहां की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी बच्चे, आसफ जहां की उपाधि दी। तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि बादशाह ने इसी निजामुल मुल्क को किसकी उपाधि दी बच्चे, आसफ जहां की उपाधि दी। तब जाकर निजामुल मुल्क का पूरा नाम बना बच्चे आसफ जहां निजाम उल मुल्क उर्फ चिनकुलिज खां। तो याद रखिएगा
कि निजामुल मुल्क को आसफ जहां की उपाधि किसने दी? इसी मोहम्मद शाह रंगीला ने दी, और इसने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और 1724 में खुद को स्वतंत्र शासक की तरह क्या किया बच्चे? घोषित किया। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो हैदराबाद है बच्चे, वो मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त ही एक स्वतंत्र क्षेत्र बना, और उसकी स्थापना किसने कर दी? तो नाम क्या था उसका? निजाम उल मुल्क। क्लियर है? अच्छा, यहां एक चीज याद रखना है आपको कि जिस तरीके से हैदराबाद स्वतंत्र हुआ, उसी तरीके से मुगल साम्राज्य के 2 और प्रांतों ने भी खुद को स्वतंत्र घोषित किया। तो चलो हैदराबाद तो हमें पता चला, लेकिन यह भी तो पता करना है कि वो 2 और प्रांत कौन थे जिन्होंने भी खुद को क्या किया बच्चे? स्वतंत्र घोषित किया। क्लियर है? चलिए जरा उसके बारे में भी पता कर लेते हैं। तो याद रखिएगा बच्चे कि 2 और प्रांत थे, और ये प्रांत जो दोनों थे ये उत्तर भारत के ही प्रांत थे। तो हमें पता करना है कि उत्तर भारत के ये दोनों प्रांत कौन थे। क्लियर है? यहां सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, 2 और प्रांतों ने, 2 और प्रांतों ने खुद को, 2 और प्रांतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। 2 और प्रांतों ने खुद को क्या किया बच्चे? स्वतंत्र घोषित किया। कौन कौन? इसमें पहला था अवध प्रांत। कौन सा बच्चे? अवध प्रांत। और अवध प्रांत को किसने घोषित किया अपने आप को स्वतंत्र? तो उसका नाम था बच्चे सआदत खां बुरहान उल मुल्क। क्या नाम था? शहादत खां बुरहान उल मुल्क। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि सआदत खां बुरहान उल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त अवध को क्या किया? स्वतंत्र घोषित किया, और इसका स्वतंत्र शासक बना। उसी तरह बच्चे बिहार और बंगाल भी स्वतंत्र खुद को साबित किया। क्लियर है? अब हमें यह देखना है कि बिहार और बंगाल को किसने इसके वक्त स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो बच्चे उसका नाम था अली वर्दी खां। क्या नाम था? अली वर्दी खां। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद शाह रंगीला के वक्त, क्लियर है बच्चे, हैदराबाद, अवध और बिहार एवं बंगाल 3 अलग स्वतंत्र क्षेत्र बन गए, और यहां के शासक ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित किया। तो अवध को किसने घोषित किया बच्चे? तो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है, सआदत खां बुरहान उल मुल्क। याद रखेंगे बच्चे, सआदत खां बुरहान उल मुल्क। और बिहार और बंगाल को किसने ये स्वतंत्र घोषित किया या स्वतंत्र हो गए बच्चे? अली वर्दी खां के नेतृत्व में। चलिए यहां तक समझ में आए। अब बच्चे यहीं से हमें एक दूसरी घटना को जोड़ना है, जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं बच्चे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। इस बात को कोई बच्चे नहीं भूलेंगे। क्लियर है? जरा देखते हैं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट घटना है जो हमें अभी यहां पर जोड़ना है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि 13 फरवरी 1739 को, ठीक है, यहां देखिए सभी बच्चे, 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध है। क्लियर है बच्चे? 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध जीतने के बाद, करनाल का युद्ध जीतने के बाद नादिर शाह, क्या बच्चे? नादिर शाह। क्लियर है? याद रखेंगे कि 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध जीतने के बाद बच्चे नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। स्पष्ट है? और बच्चे इसी नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध जीतने के बाद नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है बच्चे, इसी नादिर शाह ने मार्च में दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर क्या किया बच्चे? आक्रमण किया। आक्रमण किया। याद रखेंगे भयानक कत्लेआम हुई, लगभग 30,000 लोगों का कत्ल हुआ। समझ सकते हैं बच्चे? तो कितने लोगों का लगभग कत्ल हुआ? 30,000 लोगों का कत्ल हुआ बच्चे। इसने दिल्ली के सरकारी दिल्ली के खजानों को बच्चे, हीरे जवाहरात मोती सबको लूटा। और याद रखिए इसने तख्ते ताउस,
क्या बच्चे? तख्ते ताउस, जिसे हम मयूर सिंहासन कहते हैं। क्या कहते हैं? मयूर सिंहासन। तो हमें याद रखना है कि इसने तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर भी क्या किया बच्चे? अपना अधिकार कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकार किया। इसे याद रखिएगा बच्चे कि नादिर शाह ने जब दिल्ली को लूटना शुरू किया तो सरकारी खजाने को तो इसने लूटा ही था, हीरे जवाहरात मोतियों को भी इसने लूटा बच्चे, और विश्व प्रसिद्ध जो तख्ते ताउस है मयूर सिंहासन, उस पर भी क्या किया? अधिकार कर लिया। उसके बाद नादिर शाह बच्चे भारत से वापस चला गया। क्लियर है? अच्छा, फिर सभी लोग याद रखेंगे कि 1747 में इसकी मौत हुई। क्लियर है बच्चे? 1747 में इसकी मौत हो गई, इसकी मौत हुई। क्लियर है? उसके बाद बच्चे याद रखिएगा कि 1747 में क्या हुई? इसकी मौत हुई। क्लियर है बच्चे? इसके बाद इसके सेनापति, इसके बाद इसके सेनापति। क्लियर है बच्चे? तो याद रखना है कि हमने देखा कि 1747 में क्या हुई बच्चे? इसकी मौत हुई। क्लियर है? अच्छा, मौत के बाद जो इसका सेनापति था बच्चे, उसी का नाम था अहमद शाह अब्दाली। और ये जो अहमद शाह अब्दाली था बच्चे, वो अफगानिस्तान का क्या बना? शासक बना। तो याद रखना है बच्चे कि इसके बाद इसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। क्लियर है बच्चे? तो इसके बाद इसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना। अफगानिस्तान का क्या बना बच्चे? शासक बना। तो हमने देखा कि जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी बन गया वो इसका सेनापति था, जिसका क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। तो चलिए, यहां पर हमने सीखा कि नादिर शाह की मौत के बाद अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान का क्या बन गया बच्चे? अफगानिस्तान का शासक बना। अब याद रखिएगा कि इसके बाद बच्चे जब ये अफगानिस्तान का शासक बना तो पंजाब का सूबेदार था, जिसका नाम था शाहनवाज खान। तो इसी पंजाब के सूबेदार शाहनवाज खान ने इसे भारत पर आक्रमण का क्या किया बच्चे? निमंत्रण दिया। तो याद रखना है हमें कि पंजाब का सूबेदार, पंजाब का सूबेदार शाहनवाज खां, क्या नाम था बच्चे? शाहनवाज खान ने इसे भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। तो बच्चे इस बात को नहीं भूलिएगा, आपसे यह पूछा जा सकता है कि अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण का निमंत्रण किसने दिया? किसने कहा कि आइए हमारे घर पर आक्रमण कीजिए और जो मर्जी है लेकर चले जाइए? तो याद रखिएगा बच्चे, यही था पंजाब का सूबेदार शाहनवाज खां। तो इस शाहनवाज खां ने क्या कहा कि इसे कहा कि आओ और भारत पर क्या करो? आक्रमण करो। तो याद रखिएगा बच्चे, लाहौर जीतने के बाद, लाहौर को जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। यहां तक आपको पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? मिटाओ इसे में। ओके, एकदम कहानी की तरह सुनते चलिए, सारी चीजें आपको क्लास में ही याद हो जाएंगी बच्चे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बेस्ट कॉन्सेप्ट और बेस्ट क्लास नोट्स दूं आपके, ताकि आपका एक एक प्रश्न बनता जाए, आपको थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी बात समझ में आई? चलिए, तो यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि अब्दाली लाहौर को जीतने के बाद आगे बढ़ा। क्लियर है बच्चे? अब्दाली लाहौर को जीतने के बाद आगे बढ़ा। लाहौर को जीतने के बाद आगे बढ़ा। इसका मतलब है कि अब्दाली जब भारत की ओर आगे बढ़ रहा था बच्चे, तो उसने सबसे पहले किसे जीता था? लाहौर को। तो याद रखिएगा कि अब्दाली जो है लाहौर को जीतने के बाद क्या हुआ? आगे बढ़ा, दिल्ली की ओर बढ़ा। लेकिन मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद शाह ने बच्चे, याद रखिएगा, कि और आगे बढ़ा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि लाहौर को जीतने के बाद आगे बढ़ा किधर बच्चे? दिल्ली की ओर। तो हमें इस बात को याद रखना है कि मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद ने, क्लियर है बच्चे? किसने?
अहमद ने। सभी लोग याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह का पुत्र कौन था? अहमद। तो जब अब्दाली लाहौर को जीतने के बाद आगे बढ़ा बच्चे, तो इसी मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद ने क्या किया कि मार्च 1748 में, ठीक है बच्चे, अहमद ने 1748 में मच्छीवाड़ा के समीप, 1748 में मच्छीवाड़ा के समीप, जगह का क्या नाम था बच्चे? मच्छीवाड़ा। तो सभी लोग याद रखिएगा कि अहमद ने 1748 में मच्छीवाड़ा के समीप मानूपुर, कहां बच्चे? मानूपुर में, मच्छीवाड़ा के समीप मानूपुर में अब्दाली को पराजित किया। अब्दाली को क्या किया बच्चे? हराया। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऐसा नहीं था कि अहमद शाह अब्दाली को किसी ने हराया नहीं था। इसी मोहम्मद शाह के पुत्र अहमद ने बच्चे मच्छीवाड़ा के समीप मानूपुर जगह में क्या किया था? अब्दाली को हरा दिया था। क्लियर हो गया बच्चे? और फिर मोहम्मद शाह रंगीला की मौत हुई, और मोहम्मद शाह रंगीला की मौत के बाद अगला शासक कौन बना? अहमद बना। और किस नाम से गद्दी पर बैठा वो? अहमद शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। क्लियर है बच्चे? चलिए, तो हमारा अगला शासक है अब अहमद शाह। और याद रखिएगा कि मोहम्मद शाह की तरह अहमद शाह की भी चीजें क्या है बच्चे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखना है। तो सभी लोग याद रखेंगे, हमारा अगला शासक है अब अहमद शाह। अहमद शाह। क्लियर है बच्चे? नाउ अब अहमद शाह के बारे में चलिए जानना शुरू कीजिए। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे कि अहमद शाह ने अवध के सूबेदार था बच्चे, जिसका नाम था सफदर जंग। उस सफदर जंग को इसने अपना क्या बनाया था? वजीर बनाया था। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि अहमद शाह ने क्या किया था? अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर बनाया। क्लियर है? ये सब पूछा जाता है बच्चे। तो देखिए, इसने क्या किया? अवध के सूबेदार सफदर जंग, क्या नाम था बच्चे? सफदर जंग को अपना वजीर बनाया। को अपना क्या किया बच्चे? इसने वजीर बनाया। क्लियर है? तो देख सकते हैं कि अब वजीर जो है वो अवध का सूबेदार था और उसका क्या नाम था? सफदर जंग। तो अहमद शाह ने सफदर जंग को अपना वजीर बनाया और बच्चे मुइन उल हक को पंजाब का सूबेदार बनाया। एक व्यक्ति था, क्या नाम था उसका? मुइन उल हक। मुइन उल हक। क्लियर है बच्चे? तो मुइन उल हक को पंजाब का सूबेदार बना दिया। पंजाब का क्या बनाया? सूबेदार बनाया। तो हमने देखा कि मुइन उल हक को पंजाब का सूबेदार बनाया। और बच्चे एक चीज इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं कि अवध का सूबेदार सफदर जंग वजीर बना और मुइन उल हक को क्या किया? इसने पंजाब का सूबेदार बनाया। और बच्चे इस सम्राट ने एक इंटरेस्टिंग काम क्या किया था कि हिजड़ों के सरदार जावेद खां को, याद रखिएगा सभी बच्चे, हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी थी। इसने क्या किया था बच्चे? हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि दी। क्लियर है बच्चे? तो याद रखना है कि अहमद शाह ने गद्दी पर बैठते ही पहले अवध के सूबेदार सफदर जंग को अपना वजीर बनाया, मुइन उल हक को पंजाब का सूबेदार बनाया और हिजड़ों के सरदार जावेद खां को इसने क्या किया? नवाब बहादुर की उपाधि दे दी। यहां तक बच्चे क्लियर है? अच्छा, फिर याद रखिएगा कि इसके काल में रोहिल्ला सरदार, बच्चे रोहिल्ला एक क्षेत्र था, तो वहां के सरदार बार बार विद्रोह करते थे। तब अहमद शाह ने मराठों की मदद ली थी और रोहिल्ला सरदार के विद्रोह को क्या किया था बच्चे? दमन किया था। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप भूलेंगे नहीं कि रोहिल्ला सरदार के विद्रोह को दबाने के लिए इसने क्या किया था? मराठों की मदद ली थी। याद रखेंगे, रोहिल्ला सरदारों के विद्रोह को दबाने के लिए, सरदारों के विद्रोह को
दबाने के लिए मराठा की मदद ली थी। किसकी मदद ली थी बच्चे? इसने मराठाओं की मदद ली थी। तो देख सकते हैं कि अहमद शाह ने अपने से जो बन पड़ा वो करता गया और रोहिला सरदारों के विद्रोह को भी इसने दबा दिया। किसकी मदद से बच्चे? मराठाओं की मदद से। और इन मराठाओं ने शासक को, बादशाह को मदद भी की ताकि वो रोहिला सरदारों के विद्रोह का क्या कर सके बच्चे? खात्मा कर सके, उसे दबा सके। क्लियर है? अच्छा बच्चे, इस बीच क्या हुआ कि ये जो सूबेदार था सफदरजंग, जो वजीर बना था, सफदरजंग ने क्या किया कि अवध चला गया और वहां पर उसने अपनी स्थिति को मजबूत कर ली। तो यहां बच्चे याद रखिएगा कि वजीर सफदरजंग ने क्या किया बच्चे? अवध में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। फिर ठीक है, याद रखिएगा कि सफदरजंग ने अवध में स्वतंत्र सत्ता बना ली। अवध में फिर अपनी क्या की बच्चे? स्वतंत्र सत्ता बना ली। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि ये सफदरजंग, जिसको अहमद शाह ने अपना वजीर बनाया था, ये सफदरजंग ने बादशाह को छोड़कर फिर क्या किया बच्चे? इसने अवध में अपनी स्वतंत्र क्या बना ली? सत्ता बना ली। क्लियर है बच्चे? अच्छा अब देखो यहां पर क्या हुआ कि जो निजामुल मुल्क का पुत्र था बच्चे, उसने मुगल दरबार में अपनी स्थिति बहुत ही मजबूत कर ली। याद रखिएगा कि जब सफदरजंग अवध में स्वतंत्र सत्ता बना ली, उसी समय निजामुल मुल्क का पुत्र था बच्चे, जिसका नाम था गाजीउद्दीन फिरोज जंग। क्लियर है? यहां याद रखिएगा बच्चे कि निजाम के पुत्र उसका क्या नाम था बच्चे? गाजीउद्दीन फिरोज जंग। गाजीउद्दीन फिरोज जंग। क्लियर है बच्चे? तो निजाम के पुत्र गाजीउद्दीन फिरोज जंग ने अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली और मजबूत करके क्या बन गया? वजीर बन गया। क्लियर है? तो इस बात को नहीं भूलिएगा कि निजामुल मुल्क का जो पुत्र था गाजीउद्दीन फिरोज जंग, जब सफदरजंग चला गया बच्चे, तो उसने दरबार में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली और वो क्या बन गया? और वो मुगल दरबार में क्या बन गया बच्चे? अब वो वजीर बन गया। और वजीर बनकर इसने क्या किया बच्चे कि पूरी सत्ता अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। और इसने क्या किया कि इसी वजीर फिरोज जंग ने बच्चे बादशाह को अंधा करवा दिया। क्या करवा दिया बच्चे? बादशाह को अंधा करवा दिया। अंधा करवा दिया। क्लियर है? तो जैसे ये वजीर बना, ये चाह रहा था कि मुगल शक्ति हमारे हाथ में आ जाए, और इसने बादशाह को क्या किया बच्चे? अंधा करवा दिया। अब दरबार में कौन मजबूत हो गया? तो मजबूत हो गया फिरोज जंग।